हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, जिसका नाम है एवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, एंड दिस इज़ द पार्ट सेकंड ऑफ दिस सीरीज़ जो हमने स्टार्ट की है फॉर द अपकमिंग जेके एसएसबी एग्जाम्स। आई होप अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड देन you will share the video with your friends. So let us start the class without any further delay. ठीक है, alright। तो evolution of constitution, what does the evolution means? पहले हमें देखना है कि evolution मतलब क्या है। evolution means कि डेवलपमेंट ऑफ ए थिंग, डेवलपमेंट ऑफ ए पर्सन, किसी भी एंगल में। डेवलपमेंट ऑफ ए थिंग, डेवलपमेंट ऑफ ए प्लेस, डेवलपमेंट ऑफ ए थिंग within the different stages of life या within the different periods of life। तो that means the development। लेकिन यहाँ पे हमें बात करनी है कि एवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे। that means कि डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इस पे हमें बात करनी है किस तरह यहाँ के लोगों में, इंडिया के लोगों में आइडिया डेवलप हुआ कॉन्स्टिट्यूशन का। देन अप टू जहाँ तक हमने ये कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था, इसमें से किन किन चीज़ों ने, किन किन चीज़ हमें ज़रूरत लगे इसमें। ठीक है, और कौन कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ से हमने लाए हैं, ये सभी आता है किसमें, इस एवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में। तो अगर हम देखेंगे कि इस एवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो हमने बनाना स्टार्ट किया या हमने कॉन्स्टिट्यूशन देखना स्टार्ट किया या उसका जहन खड़ा हुआ लोगों में कि अब हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, ऑल दीज थिंग्स हैपन्ड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। ये सभी चीज़ें हमारी जहन में आई हैं ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। इससे पहले इसका कोई वजूद नहीं था, ना हमारे जहनों में ऐसी कोई बातें थी। लेकिन जब ब्रिटिश लोगों ने यहाँ पे रूल किया है तो देयर आफ्टर ऑल दीज थिंग्स केम इन आवर माइंड्स। ठीक है, तो वही हम यहाँ पे देखेंगे कि किस तरह ये सभी चीज़ें हुई। ठीक है, द एवोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी स्टडीड अंडर द टू ब्रॉड टाइमलाइंस। अब ये जो एवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, या डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ये हमें पढ़नी है विद इन द टू ब्रॉड लाइन्स। द फर्स्ट इज द कंपनी रोल। कंपनी ने ऐसे कौन से चीज़ें हुई जब तक उन्होंने रूल यहाँ पे किया, क्या क्या रूल्स यहाँ पे पास किए हैं, वो भी हमने देखना है। एंड देन द क्राउन रूल 1858 से अनटिल इंडिया गेट्स इट्स इंडिपेंडेंस। ये मेजर दो टाइम स्पेन्स हैं जो रेस्पॉन्सिबल है फॉर द एवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। इनको हम अब डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखेंगे तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसको बनाया गया था 1600 एडी में। कब इसको बनाया गया था? 1600 एडी में, बाय चार्टर एक्ट। बाय चार्टर एक्ट जो पास किया था किसने? क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने। ठीक है, तो देन द इंडियन ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू इंडिया। ठीक है, एंड व्हाट वाज द मोटिव बिहाइंड कि वो क्यों यहाँ पे आए, उनका मकसद क्या था? उनका मकसद था, जब ये कंपनी बनी उस टाइम उनका मकसद था यहाँ पे ट्रेड करना, यहाँ पे ट्रेड करना। तब ये एज अ पॉलिटिकल आइडेंटिटी यहाँ पे नहीं आई, पॉलिटिकल एंटिटी ये नहीं बन के यहाँ पे नहीं आई थी। बेसिकली फ्रॉम द बिगनिंग दे वायर केम टू इंडिया ओनली फॉर द पर्पज़ ऑफ ट्रेड। वो ट्रेड करने के लिए यहाँ पे आए थे। लेकिन उसके बाद जब यहाँ इंडिया में जो प्रिवेलिंग कंडीशंस थी, कोई सेंट्रल पावर नहीं था, आपस में रूलर्स लड़ रहे थे, ऑल दीज कंडीशंस प्रोवाइडेड देम द अपॉर्चुनिटी टू बिकम पॉलिटिकल पावर इन इंडिया। ठीक है, राइट। तो 1600 से अनटिल 1764 तक कंपनी का जो मेन मोटिव था, मेन नज़रिया था, मेन काम थी, डेट वाज द टू एक्सपैंड ट्रेड। ट्रेड को उनको बढ़ाना था, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि दे केम इंडिया एज ए ट्रेडर्स, एज ट्रेडिंग कंपनी इन इंडिया एंड वर डूइंग प्रॉफिटेबल बिजनेस हेयर। और वो लोग यहाँ पे अपने इस ट्रेड को अच्छे से चला रहे थे और बहुत ही प्रॉफिट भी कमा रहे थे। कौन लोग? ईस्ट इंडिया कंपनी। फिर क्या हुआ? फिर एक बैटल हो जाता है, फर्स्ट 1764 से पहले एक बैटल हो जाता है इन द ईयर 1757। किस साल में?
1757 में, जिसमें क्या होता है कि जिसको हम कहते हैं कि बैटल ऑफ पलासी। ये होता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब सिराजुद्दौला के बीच में, ठीक है। उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी क्या जीत लेती है, विक्ट्री हासिल कर देती है। ये एक हिस्ट्री का पार्ट है, लेकिन थोड़ा सा हमें ये जहन में होना चाहिए कि किस तरह कंपनी यहाँ आई, किस तरह उन्होंने पॉलिटिकल पावर यहाँ पे गेन किया है, सो डैट के वी विल अंडरस्टैंड जो भी लाज यहाँ पे कंपनी ने लाए या ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लाए, तो रीज़न क्या था। इसी परस्पेक्टिव से बैकग्राउंड जानना हमारे लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हो जाता है, जिसमें ब्रिटिश लोगों की विक्ट्री हो जाती है। डैट वाज द बिगिनिंग, वो एक स्पार्क थी जब यहाँ से अब ब्रिटिश लोगों ने पॉलिटिकल पावर एस्टेब्लिश करना स्टार्ट किया था। लेकिन इससे भी ज़्यादा इफेक्टिव जो उन्होंने बैटल लड़ा था 1764 में, डैट बैटल वाज नोन एज बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है, जो कब हुआ था 1764 में। किस किस के बीच में हुआ था? एक तो ब्रिटिश कम ईस्ट इंडिया कंपनी एक साइड में थी, एंड द सेकंड वाज द मीर कासिम अलॉन्ग विद हिज एसोसिएट्स, मीर कासिम। लेकिन इस बैटल में फिर से कंपनी को क्या जीत हासिल हो जाती है, वो लोग विक्ट्री हासिल कर देते हैं, और इसका नतीजा ये निकलता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अब दीवानी राइट्स मिल जाते हैं। दीवानी राइट्स मिल जाते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय दीवानी राइट्स? दैट मीन्स कि दे गेट राइट्स ओवर टू कलेक्ट रेवेन्यू। उनको अब ये पावर मिला है। किसने दिया? इन्हीं लोगों ने दिया जो हारे उस बैटल में, ठीक है। किस चीज़ के लिए? अब नाउ द कंपनी इज एबल टू व्हाट, टू कलेक्ट द रेवेन्यू फ्रॉम द पीपल। जब उनको इस रेवेन्यू कलेक्शन पे क्या हुआ, हाथ आया, वो चीज़ उनके हाथ में आई, डैट मीन्स कि उन्होंने अब यहाँ पे जब पैसा उनके हाथों में आया, डैट मीन्स कि दे बिकेम इन्फ्लुएंशियल। अब उनका यहाँ पे दबदबा शुरू होने लगा, ठीक है। तो पहले 1764 से पहले क्या था? कंपनी का मोटिव था टू एक्सपेंड द ट्रेड, बट दिस सिनेरियो चेंज्ड। लेकिन अब ये हालात बदल गए। कहते हैं ना कि वो हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। अब कंपनी के भी हालात भी बदल गए और ड्रीम्स भी बदल गए, ठीक है। व्हेन द कंपनी गॉट दीवानी राइट्स, जब कंपनी ने अब क्या हासिल किया? दीवानी राइट्स, राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू, जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। और इस चीज़ के लिए एक ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765 में, ठीक है। तो वो फिर हिस्ट्री का पार्ट बन जाएगा, वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, ठीक है। और इस ट्रीटी के अंडर किन प्लेसेस का रेवेन्यू पे कंट्रोल आया था ईस्ट इंडिया कंपनी में? तो डैट वाज बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। बंगाल एट दैट टाइम वाज वेरी रिच पार्ट ऑफ द इंडिया, ठीक है। एक प्रॉस्परस ये पार्ट माना जाता था इंडिया में, ठीक है। तो अब ब्रिटिश लोगों को उसी पे कंट्रोल आ गया, और अलॉन्ग विद इट बिहार एंड उड़ीसा। आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर के बाद जब उनकी विक्ट्री उसमें हुई थी। दिस मार्क द राइज ऑफ कंपनी एज अ पॉलिटिकल पावर। और इसका रिजल्ट क्या निकला है कि अब यहाँ पे ब्रिटिश लोगों का क्या हुआ? इन्फ्लुएंस क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। अब यहाँ पे उन्होंने पावर में आना स्टार्ट हुआ उनका, ठीक है। देन फ्रॉम 1764 या 1765 से कंपनी एडमिनिस्ट्रेट टिल इंडिया टिल 1858। उससे 1764 से टिल 1858 कंपनी का रोल यहाँ पे होता है। कंपनी यहाँ पे रोल कर देती है, ठीक है। चाहे वो पॉलिटिकल रोल भी होता है, अब रेवेन्यू पे भी कंट्रोल आएगा, धीरे धीरे पॉलिटिकल सिस्टम में भी ये सब रोल करेंगे। किस पे? कंपनी का रोल यहाँ पे एस्टैब्लिश हो जाएगा 1858 तक। फिर 1858 में क्या होता है कि जो भी पॉलिसीज़ वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे थे, चाहे वो रेवेन्यू कलेक्शन पॉलिसीज़ थी या एक्सपेंशन पॉलिसीज़ थी, इन ऑल सभी चीज़ों की वजह से इंडिया के लोगों में गुस्सा बढ़ जाता है। या वो फिर क्या कर देते हैं कि इनफाइल राफेल वो इंट्रोड्यूस कर देते हैं कि डैट लेड टू एन मेजर रिवोल्ट अगेंस्ट देम, जिसको हम कहते हैं कि रिवोल्ट ऑफ 1857। और इस रिवोल्ट के बाद कंपनी का रोल यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। देयर आफ्टर व्हाट हैपनेड कि इंडिया डायरेक्ट बन जाता है एक पोजीशन ब्रिटिश गवर्नमेंट का यहाँ पे, ठीक है। डैट मीन्स के अब कंट्रोल कंप्लीट हुआ
किनका, ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ पे एंड हुआ, लेकिन नाउ इट स्टार्टेड द रूल फ्रॉम द क्राउन। अब इंडिया में क्राउन ने रूल्स करना स्टार्ट किया, राइट। तो फ्रॉम द कंपनी एडिस्ट्रियल 1858 when the British Crown directly assumed control of India's affairs in the wake of revolt of 1857। तो रिवोल्ट 1857 के बाद यहाँ पे डायरेक्ट कंपनी रूल एस्टेब्लिश हुआ। ब्रिटिश गवर्नमेंट वेंट ऑन रूल इंडिया टिल इट्स इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947। तो फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट का रोल यहाँ पे रहा कब से, 1858 से अनटिल द इंडिया गेट्स इट्स इंडिपेंडेंस। कब तक, जब तक इंडिया ने यहाँ पे इंडिपेंडेंस हासिल की, ठीक है। और इंडिपेंडेंस हमारी कब हुई, डेट्स ऑन द 15 अगस्त 1947। नाउ देयर वाज अ ग्रेट नीड ऑफ द टाइम टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन वो कहते हैं ना कि कमिंग ऑफ इवेंट्स फॉरकास्ट देयर शैडोज बिफोर। कोई इवेंट होने से पहले उसकी क्या कुछ निशानियां हमें देखने को मिलती है। तो इंडिया के लोगों को लगा कि नहीं, अब डे टू डे हमें लग रहा है कि वी विल गेट द इंडिपेंडेंस। तो उन्होंने डिमांड की कि अब हमें कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, क्योंकि आगे उनको पता था कि अब हम आज़ाद होने वाले हैं, क्योंकि प्रिवेलिंग कंडीशंस ऐसी ही थी। वर्ल्ड वार में ब्रिटिश क्या लोग क्या कर रहे थे, वो बैक हो रहे थे, वो वीक हो रहे थे, ठीक है। जिसकी वजह से यहाँ के लोगों को लगा नहीं, अब हमें आज़ाद होना ही होना है। एंड फॉर सच पर्पज़ जब हम आज़ाद हो जाएंगे तो हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। तो डैट मीन्स के दे डिमांडेड टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने कहा कि अब हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए और उस चीज़ के लिए हमें एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली चाहिए। तो 1946 में इंडिया की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर्म की जाती है फॉर मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। तो 1947 में हमारी आज़ादी होती है। देन फ्रॉम देयर ग्रेट नीड ऑफ द टाइम टू हैव कॉन्स्टिट्यूशन। अब इंडिया के लोगों को लगा कि नहीं, अब हमें कॉन्स्टिट्यूशन भी होना चाहिए। एंड इन 1946 द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्म टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसके बाद क्या हुआ कि 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाती है, किस चीज़ के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू बीइंग ऑन 26 अक्टूबर 1950। और जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है तो फिर वो लागू हुआ कब, 26 नवंबर 1950, ठीक है। The evolution of the Indian Constitution can be traced back to the various acts and policies undertaken during the company and the British administration। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन अब हमने बनाया है, तो ये हमने किन चीज़ों से बनाया है कि ऑल जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन, चाहे भी जितने भी लाज है, वो पार्ट रहे हैं ब्रिटिश इस रूल का, चाहे वो कंपनी का रोल था या ब्रिटिश रूल का था। ये सब इन्फ्लुएंस था इसी कंपनी रूल प्लस ब्रिटिश पार्लियामेंट का जो रूल यहाँ पे था। तो ये सभी इसी का इम्पैक्ट है। तो अब हमें पढ़ने हैं कि ड्यूरिंग द ब्रिटिश टाइम पे हमने दो सुपेनस देखे हैं, कंपनी रूल एंड देन ब्रिटिश पार्लियामेंट्स रूल। तो अब हमें देखने हैं कि कौन कौन से एक्ट्स उन्होंने पास किए हैं और किस किस एक्ट से हमें क्या क्या आइडिया मिला है, जो हमने फिर कॉन्स्टिट्यूशन में, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया है। तो फर्स्ट एक्ट ड्यूरिंग कंपनी रूल जो आया था, डेट वाज द रेगुलेटिंग एक्ट, डेट वाज द रेगुलेटिंग एक्ट, जिसको पास किया गया था 1773 में। ये एक्ट पास क्यों किया गया था, फर्स्ट टाइम ये एक्ट पास क्यों किया गया था, व्हाट वर द रीजंस बिहाइंड दिस। क्यों ब्रिटिश लोगों ने यहाँ पे कंपनी पे कुछ एक्ट्स, कुछ कुछ क्या हम कहेंगे कि कुछ प्रोहिबिशंस लगाई, क्यों उनको रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की, क्यों इस कंपनी को कंट्रोल में लाने की कोशिश की। देयर वेयर सेवरल रीजंस, ठीक है। तो अब हम पहले उनको देखेंगे, देन वी विल डिस्कस के व्हाट वर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, क्या क्या चीज़ उस एक्ट में था और कौन कौन सी चेंज इंडिया में फिर लाई गई थी, राइट। तो बैकग्राउंड में हम देखेंगे कि इन एफिशिएंट ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम बेसिकली हुआ क्या था। जब मीर कासिम इस बैटल ऑफ बक्सर में लॉस कर देते हैं या कंपनी विक्ट्री हासिल कर देती है, देयर आफ्टर दे एस्टैब्लिश्ड ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम इन बंगाल। उन्होंने ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम बनाया। ड्यूअल व्हाट वाज द ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम, जो ऑलरेडी हमने देखा कि रेवेन्यू वाज अंडर, किन के अंडर था, कंपनी के अंडर। डैट मीन्स कि वो कलेक्ट रेवेन्यू कर सकते थे, ठीक है। एंड जो एडमिनिस्ट्रेशन था, रेवेन्यू के बगैर जो एडमिनिस्ट्रेशन था, चाहे वो जुडिशल था या क्या था,
या लॉ एंड ऑर्डर था, वो अभी भी क्या बंगाल के जो नवाब थे उनके पास था। डैट मीन्स कि अब बंगाल पे दो लोग रूल कर रहे थे। रेवेन्यू कलेक्शन किनकी ड्यूटी थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की ड्यूटी थी। एंड एडमिनिस्ट्रेशन और जस्टिस, ये सभी चीज़ें एक नवाब के हाथों में थी। राइट। लेकिन रिजल्ट ये निकला है कि जब रोल दो लोगों के हाथ में आता है कि जो लोग होते हैं उन पे कोई भी फोकस नहीं कर रहा है, उन पे ध्यान नहीं दिया जाता है। ठीक है। तो इसी चीज़ को देखते हुए क्या किया गया था कि ब्रिटिश लोगों को अब लगा कि अब हमें यहाँ पे थोड़े से चेंजेस लानी है। ठीक है। राइट। ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव इंट्रोड्यूस द डोल गवर्नमेंट सिस्टम इन बंगाल आफ्टर द बैटल ऑफ पलासी, या बक्सर के बाद। ठीक है। प्रोबेबली इस बक्सर के बाद। ठीक है। अंडर विच, जिसमें क्या हुआ, ऑल द पॉलिटिकल एंड जुडिशियल फंक्शंस वर अंडर द कंट्रोल ऑफ नवाब। ऑल द पॉलिटिकल एंड जुडिशियल फंक्शन जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, वर द अंडर द कंट्रोल ऑफ नवाब। वो किसके हाथों में दिए गए थे? नवाब के हाथों में। एंड द कंपनी हैड दीवानी राइट्स, और कंपनी के पास दीवानी राइट्स थे। इससे रिजल्ट क्या निकला है? बट नन ऑफ देम केयर्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। लेकिन अब दोनों ने, चाहे वो निज़ाम था या नवाब था या ईस्ट इंडिया कंपनी थी, दे वर नॉट थिंकिंग अबाउट द पीपल ऑफ इंडिया, अबाउट द पीपल ऑफ बंगाल। वो इनके बारे में कुछ सोच ही नहीं रहे थे। ठीक है। एज ए रिजल्ट फार्मर्स एंड द जनरल पॉपुलेशन सफर्ड एज देयर इम्प्रूवमेंट वाज नेग्लेक्टेड। जिसका रिजल्ट ये निकला है कि जो बंगाल की जनरल पॉपुलेशन थी या फार्मर्स थे, उनको डे टू डे क्या मुश्किलातों का सामना करना पड़ा। डे टू डे उन पे मिजरी ज़्यादा इंक्रीज हुई, उनको ज़्यादा सफ़र करना पड़ा। विच लेड टू द ग्रेट फेमाइन इन बंगाल इन 1770, जिसकी वजह से फिर बंगाल में कहत भी हुआ था। तो दिस वाज द फर्स्ट रीज़न कि क्यों ये एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था। राइट। तो सेकंड जो रीज़न था, डेट वाज द फाइनेंशियल डिस्ट्रेस। फाइनेंशियल डिस्ट्रेस का मतलब क्या है? डेट मीन्स कि कंपनी को अब पैसे नहीं बचे थे। लेकिन रीजंस क्या हुए थे? उन पे तो दीवानी राइट्स भी उनको मिले थे यहाँ पे, और ऑलरेडी वो ट्रेड भी कर रहे थे यहाँ पे। लेकिन फिर वो इनकी फाइनेंशियल क्राइसिस क्यों उठी? देयर वर आल्सो रीजंस बिहाइंड दिस। तो फर्स्ट जो था, द डिफीट ऑफ द कंपनी अगेंस्ट मैसूर हैदर अली इन द 1769। फर्स्ट थिंग जिसने कंपनी को हिला के रखा था, डेट वाज द एंग्लो मैसूर वार। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार। ठीक है। जो कंपनी ने लड़ा था हैदर अली के अगेंस्ट। और रिजल्ट क्या हुआ इसका कि कंपनी को इसमें हद से ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा, जिसकी वजह से इट वाज अ ग्रेट ब्लो फॉर द कंपनीज फाइनेंशियल सिचुएशन। जो फाइनेंशियल कंडीशन कंपनी की थी वो बहुत ही हद तक मुतासर हुई। ठीक है। एज ए रिजल्ट the company asked for a loan of 1 million pounds from the British government in 1772। और इतनी इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब हुई कंपनी की, फिर उनको लोन के लिए अप्लाई करना पड़ा। ब्रिटिश पार्लियामेंट को बताना पड़ा कि हमें अब लोन चाहिए, इतनी उनकी कंडीशन ख़राब हो गई थी। ठीक है। Thereafter, the British government considered it too important to regulate the affairs of the company and passed the Regulating Act of 1773। और उसके बाद यहाँ पे जो कंपनी थी, ब्रिटिश लोगों को लगा कि वो यहाँ पे ट्रेड भी कर रहे हैं, रेवेन्यू भी जनरेट उनका होता है, तो फिर उनकी क्या मजबूरी हुई कि उनको लोन लेना पड़ा। तो अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसने इस बात को कंसिडर किया है कि एंड दे स्टार्टेड रेगुलेटिंग ऑन द कंपनी। लेकिन इसके पीछे एक रीज़न था कि इतना रेवेन्यू पे भी कंट्रोल और सभी चीज़ें। फिर उनको फाइनेंशियल क्राइसिस क्यों उठी? क्योंकि ये कहा जाता है, बुकों किताब में ये लिखा लिखा गया है कि जो यहाँ पे गवर्नर्स थे, दे वर करप्ट। ठीक है। वो करप्ट थे, वो पैसे जमा कर रहे थे, वो खुद खाते थे। तो ये कुछ इश्यूज थे जिसकी वजह से कंपनी का फाइनेंशियल सिचुएशन डिक्रीज हुआ। अब जब उन्होंने क्या किया कि अब उन्होंने कहा कि अब हमें रेगुलेट करना है इस कंपनी को, इस पे नज़र रखना है, इसमें चेंजेस लानी है। तो उन्होंने एक्ट पास किया 1773 में, जिसको हम क्या कहते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो अब नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द व्हाट वर द प्रोविजंस, और इस एक्ट के थ्रू कौन कौन से चेंजेस यहाँ पे लाए गए थे। ठीक है। द फर्स्ट चेंज जो उन्होंने की, डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन डेट मीन्स की पोजीशन। अब
चेंज की गई, जो हेड था उसकी पोजीशन चेंज की गई, ठीक है। द एक्ट चेंज द पोजीशन ऑफ गवर्नर ऑफ बंगाल, जो उससे पहले गवर्नर ऑफ बंगाल होता था उसकी पोजीशन अब इंक्रीज की गई, चेंज की गई, एंड वाज शिफ्टेड टू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब क्या नाम रखा गया है? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। एंड वेरन हेस्टिंग्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, ठीक है। वेरन हेस्टिंग्स वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। क्वेश्चन आ सकता है किस एक्ट के तहत पोजीशन ऑफ गवर्नर ऑफ बंगाल को चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को बनाया गया था? तो आंसर होगा रेगुलेटिंग एक्ट, या तो ऐसे क्वेश्चन आएगा हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, या ऐसे आएगा डेट वाज द वेरन हेस्टिंग्स। तो फर्स्ट जो चीज़ उसमें की गई है डेट वाज अ डिजिग्नेशन वाज चेंज्ड। देन उसके बाद क्या हुआ कि ब्रिटिश लोगों को लगा कि एक ही नफ़र या एक ही बंदा अब काम संभाल नहीं पाएगा, वो हर किसी काम को नहीं कर सकता है अच्छे से। देन दे मेड ए काउंसिल ऑफ 4 मेंबर्स, उन्होंने उसको असिस्ट करने के लिए, उसको हेल्प करने के लिए एक ग्रुप बनाया है। कितने लोगों का? 4 लोगों का, जिनको हम कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के नाम से भी जानते हैं। टू एस्टैब्लिश टू असिस्ट द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इन हिज रोल, किसके लिए इसको बनाया गया कि इस गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है, या आने वाले जितने भी गवर्नर्स होंगे उनको हेल्प मिल जाएगा, वो असिस्ट करेंगे सो डैट कि ये जो गवर्नर जनरल है वो अच्छे से काम कर पाए, ठीक है। देन नेक्स्ट थिंग जो इसमें था डेट वाज द सेंट्रलाइजेशन। ऑलरेडी जो कंपनी यहाँ पे थी इंडिया में, उनकी 3 प्रोविंसेस थी। एक था बंगाल, एक थी कलकत्ता एंड मद्रास। ये उनकी 3 प्रोविंसेस यहाँ पे थी, या 3 सेंटर्स भी आप कह सकते हो याद रहने के लिए, ठीक है। लेकिन इस एक्ट ने क्या किया है कि उसने कहा कि अब एक ही जो प्रेसिडेंसी है या एक ही जो सेंटर है वो सुप्रीम रहेगा, बाकी दो उसके अंडर काम करेंगे। जो आज हम देख रहे हैं इंडिया, यहाँ में सेंटर में एक स्ट्रांग है, लेकिन उसको इसके अंदर स्टेट भी आता है एंड लोकल गवर्नमेंट भी आती है। तो ये सभी चीज़ें, इसलिए हम ये एक्ट्स पढ़ रहे हैं अपने इसमें, किसमें? एवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में, राइट, ठीक है। तो इसमें क्या किया उन लोगों ने? तो उसमें उन्होंने किया है कि द पोजीशन एंड पावर ऑफ बंगाल प्रेसिडेंसी वाज इंक्रीज्ड। अब इसी एक्ट के तहत सेंट्रलाइजेशन लाई गई थी, लेकिन अब किस प्रेसिडेंसी को स्ट्रांग बनाया गया था? डेट द प्रेसिडेंसी वाज बंगाल प्रेसिडेंसी। बंगाल को अब सुप्रीम बनाया गया था एज कंपेयर टू कलकत्ता एंड मद्रास। एंड द गवर्नर ऑफ बम्बई एंड मद्रास मेड सबॉर्डिनेट्स टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और ये जो गवर्नर ऑफ बम्बई था या मद्रास था, उनको अब काम करना पड़ा किसके अंडर? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। डेट मीन्स कि पोजीशन ऑफ इंक्रीज हो गई, पावर ऑफ इंक्रीज हो गया किसका? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का। एंड मद्रास और बम्बई का क्या किया गया था उनके साथ? उनको अब सबॉर्डिनेट, उनका पावर लो किया गया था, ठीक है। अब उनको किसके अंडर काम करना था? वेरन हेस्टिंग्स के अंडर काम करना था अब उनको। विद दिस इससे क्या हुआ कि द ऑटोनॉमी ऑफ गवर्नर्स ऑफ बम्बई मद्रास वाज डिमिनिश्ड। इससे क्या हुआ कि जो ऑटोनॉमी, जो पावर था, ठीक है, जो सुप्रीमनेस थी इन दो प्रोविंसेस की, मद्रास और बम्बई की, वो अब खत्म हो गई, वो कम हो गई, ठीक है। इसमें डिक्लाइन हमें देखने को मिला है बाय दिस एक्ट। रिस्ट्रिक्शन, नेक्स्ट थिंग जो था डेट वाज अ रिस्ट्रिक्शन ऑफ प्राइवेट ट्रेड। इससे पहले क्या होता था कि ये जो ऑफिशियल से कंपनी के या गवर्नर जनरल थे, दे वर डूइंग प्राइवेट ट्रेड, वो यहाँ पे अपना ट्रेड भी कर रहे थे, पर्सनल ट्रेड भी कर रहे थे, ठीक है, ब्राइब भी लेते थे रूलर से वगैरह, ये सभी चीज़ें यहाँ पे वो कर रहे थे। लेकिन अब ईस्ट इंडिया ने कंपनी ने ये अब सॉरी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि अब कंपनी का कोई भी ऑफिशियल हो वो ब्राइब नहीं ले सकता, वो प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकता। द एक्ट बियर्ड द ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी फ्रॉम एंगेजिंग इन प्राइवेट ट्रेड भी अब बंद किया गया है, और रिसीविंग ब्राइब्स एंड गिफ्ट्स फ्रॉम द नेटिव पॉपुलेशन, और वो यहाँ के लोगों से गिफ्ट भी नहीं ले सकते थे, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने यहाँ पे क्या किया है इस एक्ट के अंदर? तो इस एक्ट के अंदर उन्होंने क्या किया कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इसी एक्ट के तहत यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता एस्टेब्लिश किया गया था, ऑलराइट, ठीक है।
ए सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड एट कलकत्ता। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। कंप्राइजिंग द चीफ जस्टिस एंड 3 अदर जजेस, जिसमें एक चीफ जस्टिस था जिसका नाम था लॉर्ड इम्पे। लॉर्ड इम्पे। क्वेश्चन आ सकता है, हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता? दैट वाज द लॉर्ड इम्पे। और उसके साथ 3 अदर जजेस भी थे, उसके हेल्प करने के लिए 3 अदर जजेस भी थे। इट हैड इट हैड सिविल एंड क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन ओवर द ब्रिटिश सब्जेक्ट्स एंड नॉट इंडियन नेटिव्स। लेकिन जो ये क्या बनाया गया था, कोर्ट बनाया गया था, ये सिर्फ किन केसेस को देखते थे जो रिलेटेड थे ब्रिटिश लोगों के, चाहे क्रिमिनल थे या सिविल केसेस थे। ये सिर्फ ब्रिटिश लोगों को देख रहा था एट द इनिशियल। देयर आफ्टर इसके बाद एक्ट ऑफ सेटलमेंट आ जाएगा, जिसकी वजह से थोड़ी सी चेंजेस लेके आएंगे इस एक्ट में, ठीक है। तो इट वाज द फर्स्ट एक्ट, इसमें जो फ्लॉज थे या मिस्टेक्स थे या कुछ चीज़ें चेंज करने पड़े तो वो फिर धीरे धीरे उन्होंने चेंज किए थे। लेकिन इनिशियल टाइम पे ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता था, इसका जुरिस्डिक्शन सिर्फ किन लोगों पे था, जो ब्रिटिश लोग थे। इंडियन स्टेट्स पे उसका कोई या इंडियन के लोगों पे उसका कोई कंट्रोल नहीं था, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। दिस एक्ट मैंडेटेड दैट अ कंपनीज गवर्निंग बॉडी, जो कंपनी की गवर्निंग बॉडी है, गवर्नर जनरल अलॉन्ग विद हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जो 4 मेंबर्स थे, जिसके यहाँ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जिसको हम कहते हैं, डिस्क्लोज ऑल इट्स अफेयर्स टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये अब सभी चीज़ें शेयर करेंगे अपने जो भी कंपनी का मैटर है, चाहे वो रेवेन्यू के रिलेटेड हो, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटेड हो या मिलिट्री मैटर्स के रिलेटेड हो, अब वो शेयर करेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। लेकिन देयर आफ्टर होता क्या है कि ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के 4 मेंबर्स होते हैं, ये खुद भी करप्ट हो जाते हैं, ये खुद भी करप्ट हो जाते हैं। देयर आफ्टर कंपनी को फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक और बनाना पड़ा, एक और काउंसिल बनाना पड़ा, जिसकी वजह से फिर एक्ट नए नए लाए गए थे। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। आई होप यू विल एंजॉय दिस क्लास एंड आल्सो शेयर द क्लास विद योर फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 का। फिर उससे आगे जितने भी एक्ट्स आएंगे तो धीरे धीरे हम उनको डिस्कस करेंगे। आई होप इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल यू विल सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल एंड आल्सो शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। और सबसे खास बात, वीडियो को शेयर कर देना एंड रिमेंबर मी इन योर ब्यूटीफुल प्रायर्स। थैंक यू सो मच।